वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है एक न्यू टॉपिक के साथ लाइव आए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है धमाकेदार टॉपिक है। बोलो तो ये अपना एक फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट रखता है, ये टॉपिक। बोलो तो रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें डिफेंस में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं रोटेशनल मोशन को आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं अपनी रफ्तार सीरीज रफ्तार सीरीज जो प्लेलिस्ट है उसका टोटल नंबर कितना है 43, और रोटेशनल मोशन का जो पहला लेक्चर है जो मैं आज आपको लेके आया हूँ। ये बेसिक है, ये थ्योरी मैंने आपको लिखी है। अभी एक एक करके आपको बताऊंगा क्या होता है रोटेशनल मोशन। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मोशन काइनामेटिक्स पढ़ाई थी, काइनामेटिक्स गतिकी जब पढ़ाई थी, जैसा कि उसमें मैंने आपको विस्थापन पढ़ाया था, वहीं का इस पे कॉपी पेस्ट करूंगा। वहां पर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा। वहां पर मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाई थी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाऊंगा। वहां एक्सीलरेशन पढ़ाया था, यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ाऊंगा। बोलो तो काइनामेटिक्स का पूरा कॉपी करूंगा, लेकिन आज का बेसिक हमें क्लियर करना पड़ेगा। ये रोटेशनल मोशन है, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है। जैसे ग्रेविटेशन अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक उसी प्रकार से रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति भी एक इम्पोर्टेंस रखती है। तो आज मैं आपको घूर्णन गति पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब मैं आपको जो रोटेशनल मोशन वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसको स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। हो चुका है आगाज लड़का, हो चुका है आगाज लड़का, अब तुम्हारी बारी है। हो चुका है आगाज लड़का, अब तुम्हारी बारी है। इतिहास बार बार यही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। एक बार फिर से, हो चुका है आगाज लड़का, हो चुका है आगाज लड़का, अब तुम्हारी बारी है। इतिहास बार बार यही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। रोटेशनल मोशन होता क्या है। तो रोटेशनल मोशन का मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि आखिर में रोटेशनल मोशन होता क्या है। रोटेशनल मोशन होता क्या है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इंट्रोडक्शन, यानी कि रोटेशनल मोशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए यहां पर ये एक तुम्हारा व्हील है। क्या है? व्हील बोलूं तो एक पहिया है। क्या है? पहिया, जिसे तुम पहिया बोलते हो। क्या? पहिया, यानी कि ये एक पहिया है, व्हील। ठीक, ये व्हील का एक अक्ष है। ये क्या है? व्हील का सेंटर। क्या है? सेंटर। ये अक्ष है, एक ये भी अक्ष है। व्हील की एक ताने बोलते हो ना तुम, वो ताने लगी हुई है। ठीक है, इतना क्लियर। इधर मैं देखूं तो इधर मेरा एक गोला बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, और उस सर्कल पे एक महान इंसान खड़ा हुआ है। कौन? महान इंसान, मेरे जैसा एक शुद्ध सिंपल सा इंसान। कैसे? मान लो ये इसका सेंटर है। क्या है? गोले का सेंटर है। और मैं कह सकता हूं ये अगर सेंटर है तो सेंटर से परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है, रेडियस। क्या कहलाती है? रेडियस। अब ये महाशय इस पे सर्कल पे ऊपर खड़े हैं। कैसे? मान लो तुम्हारे घर पे चारा कूटने वाली जो मशीन होती है उसको मैं घुमा दूं और घुमा के उसी पे बैठ जाऊं, तो ये ठीक उसी प्रकार का मोशन कर रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार का मोशन कर रहे हैं। कैसा मोशन? अगर ये मोशन ऐसा होता, ये इसका सेंटर है और सेंटर के चारों तरफ अगर ये मोशन कर रहा होता, तो मेरे लाल मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर की गति को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, जो मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। 2D डायमेंशन के दो एग्जांपल होते हैं, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, दोनों मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्लियर किया है। तो मैं अगर ये गति ऐसी होती कि किसी गोले या सर्कुलर, यानी कि सर्कल के केंद्र को, किसी गोले के निश्चित केंद्र को, यानी कि किसी पॉइंट
को निश्चित केंद्र मानकर उसके चारों ओर की गति को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ गोला तो है, सेंटर के चारों तरफ भी गति हो रही है, लेकिन गोले की ऊपरी जो सरफेस है उसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है जो उसको घुमा के उस पे बैठ गया है। वो भी उसी प्रकार की गति कर रहा है जैसा गोला कर रहा है, जैसा उस गोले में गति हो रही है वैसी ही गति कर रहा है। कौन? वो व्यक्ति बोलो तो एक मनुष्य उस पे बैठा था। क्लियर? अब देखो, अगर मैं इस लाइन को समझाने की आपको बात करूं, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखा गति होती है। कैसे? मान मेरे लाल, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहां से मुझे इस पॉइंट से यहाँ पे पहुंचना है, इस पॉइंट से यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया और मैं यहां पे पहुंच गया, मैं यहां पे पहुंच गया। अब लाइन क्या कहती है? यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति है, मेरी स्ट्रेट लाइन में मोशन है, बोलो तो स्ट्रेट लाइन में मोशन है। ठीक है, ये जो मेरी मोशन है वो कैसी हो रही है? स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है। तो इस प्रकार की मैं गति को क्या कहूंगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन बोलो तो सरल रेखा में गति कहूंगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अगर वे व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इसका ये केंद्र है जहां से चलना स्टार्ट करेगा और इसी केंद्र, इसी पॉइंट को एक केंद्र मानकर उसके चारों ओर की अगर गति करता है तो इसमें गति को कहता हूं सर्कुलर मोशन। क्या कहता हूं? सर्कुलर मोशन। बात करूं तो वृत्तीय गति। क्लियर? लेकिन अब बारी आती है घूर्णन गति। रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं? रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं? तो देख मेरे लाल, यहाँ पर अगली लाइन ये लिखी है, किसी पहिए की अपने अक्ष के परितः गति। किसी पहिए बोलो तो व्हील के अपने अक्ष के अकॉर्डिंग उसके चारों ओर की जो गति होती है। ठीक, अगला पॉइंट है घड़ी की सुई की गति। घड़ी की सुई की गति। अगला पॉइंट है पंखे की पंखुड़ी की गति, पंखे की पंखुड़ियों की गति। क्लियर? बात समझना कैसे? पहला है किसी पहिए की अपने अक्ष पर गति, किसी पहिए की अपने अक्ष के परितः गति। ये मेरा व्हील है, ये इसका सेंटर है, ये इसका अक्ष है, ये इसके दोनों क्या है? अक्ष। बोलो तो वाई अक्ष और एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष होगा तो ये वाई अक्ष होगा। क्लियर? ये अपने अक्ष के अकॉर्डिंग गति कर रहा है, ये अपने अक्ष के अकॉर्डिंग घूम रहा है। तो ये जो मोशन करेगा, ये जो गति करेगा वो कौन सा करेगा? ये जो गति करेगा वो रोटेशनल मोशन करेगा। कैसा? रोटेशनल मोशन करेगा। बात करूं तो घूर्णन गति करेगा। कैसा करेगा? घूर्णन गति। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझना, अगला पॉइंट है घड़ी की सुई की गति। घड़ी की सुई की गति। देख मेरे लाल, देख, घड़ी की सुई की गति, घड़ी की सुई की गति, घड़ी की सुई की गति एक अक्ष के अकॉर्डिंग होती है, एक अपने अक्ष के अकॉर्डिंग घूमता है। घड़ी की सुई की गति कैसे? अक्ष के अकॉर्डिंग घूमती है सुई। तो इस जो सुई जो मोशन करती है वो मेरे लाल कौन सा मोशन करती है? रोटेशनल मोशन, ना कि स्ट्रेट मोशन और ना कि सर्कुलर मोशन। ये जो इसकी घड़ी की सुई होती है वो मोशन करती है कौन सा? रोटेशनल मोशन। कौन सा? रोटेशनल मोशन। बात करूं तो घूर्णन गति, बात करूं तो मैं घूर्णन गति, ये कौन सा करती है? घूर्णन गति। क्लियर? अगला है पंखे की पंखुड़ी की गति। पंखा ऊपर घूमता है, पंखा, यहां से एक कहानी याद आती है, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी और खा लो बेटा मूंगफली। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। देखो ऊपर अगर पंखा चलता है तो पंखा की जो पंखुड़ी होती है वो घूमता है। अगर वो घूमता है तो किसके कारण? एक अक्ष के अनुदेश, एक अक्ष के अलोंग घूमता है, एक अक्ष के कारण घूमता है। उसकी जो पंखुड़ी होती है एक अक्ष के अलोंग घूमती है। तो वो जो मोशन करता है वो कौन सा मोशन करता है? रोटेशनल मोशन करता है। बात करूं तो घूर्णन गति करता है, ना कि सर्कुलर और ना कि स्ट्रेट मोशन। कौन सा? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको रोटेशनल मोशन की परिभाषा समझ में आई होगी। सबसे
क्लियर हो गई होगी। अगर हमारा मोशन, कोई भी व्यक्ति, अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और मेरा एंडिंग पॉइंट ये है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। लेकिन मैंने जो मोशन किया, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन किया, तो ये भी जो मेरा मोशन कहलाएगा, वो मेरा मोशन कहलाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखा में गति। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं, मेरा ये कोई एक सेंटर है, एक बिंदु है, इस बिंदु को मैंने मान लिया एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु। अगर ये मेरा निश्चित बिंदु है तो मैं इस निश्चित बिंदु के चारों ओर की गति, इस निश्चित बिंदु के चारों ओर की गति को क्या कहूंगा? सर्कुलर मोशन। क्या कहूंगा? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। क्लियर। अगर मैं वहीं पे बात करूं, मेरा एक व्हील है, क्या है? एक व्हील है। व्हील में बहुत सारी ताने लगी हुई होती हैं। जो ताने किस लिए लगी होती हैं? एक अक्ष के अलोंग मोशन करती हैं। जो व्हील होता है एक अक्ष के अलोंग मोशन करता है और उस मोशन को हम कहते हैं घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। उसी प्रकार से घड़ी की जो सुई होती है वो अपने अक्ष के अलोंग घूमती है, उसका सेंटर वहीं रहता है लेकिन अपने अक्ष के अलोंग घूमती है, तो वो मोशन कैसा कहलाता है? रोटेशनल मोशन। बात करूं तो घूर्णन गति। क्लियर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? उम्मीद करता हूं डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा, लेकिन आज के लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर होगा वो पूरा काइनेमैटिक्स, बोलूं तो गति वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसका पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा। वहां पर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा। वहां एक्सीलरेशन पढ़ाया था, यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ाऊंगा। वहां बोलूं तो वेलोसिटी भी पढ़ाई थी और यहाँ मेरे लाल में ओमेगा पढ़ाऊंगा, एंगुलर वेलोसिटी। बात करूं तो कोणीय वेग पढ़ाऊंगा। पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा, उसी का निचोड़ निकालूंगा क्या होती है घूर्णन गति। पूरा कॉपी पेस्ट। लेकिन अभी क्लियर कीजिए इसकी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन कि आखिर में होती क्या है घूर्णन गति। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। मैं चलता हूं अगले टॉपिक पर। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो मेरा रिजिड बॉडी से लेकर है। कैसे? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी या सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी या सॉलिड बॉडी। मेरा जो टॉपिक है वो क्या है? रिजिड बॉडी। बात करूं तो दृढ़ पिंड। क्या है? दृढ़ पिंड। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिजिड बॉडी। क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। इसको मैं रिजिड बॉडी ना कह के एक नाम से और जाना जा सकता है, सॉलिड बॉडी। क्या है? सॉलिड बॉडी। क्लियर। अब सॉलिड बॉडी होती क्या है? ये क्या है? एक बोतल है मेरे लाल, एक बोतल है। अगर ये बोतल ठोस है तो मेरे द्वारा दबा नहीं सकता मैं इसको, इसकी शेप एंड साइज में चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये सॉलिड बॉडी है, अगर ये ठोस सरफेस, अगर ठोस यानी कि सॉलिड बॉडी है तो मैं इसको दबा नहीं सकता। बोलो तो इसकी शेप एंड साइज में चेंज नहीं कर सकता। क्लियर। अब देखना हमारा सॉलिड बॉडी क्या कहता है। कोई भी बॉडी होगी, कोई भी बॉडी होगी वो अनेक, बोलो तो भिन्न भिन्न पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। बहुत सारे पार्टिकल होंगे जिससे वो बॉडी मिलकर बनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल बॉडी मिलकर बनी होगी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे। मैं बोलूं इस बोतल की बात करूं, इस बोतल एक पार्टिकल से बनी होगी क्या? कोई एक पार्टिकल से बनी होगी? नहीं मेरे लाल, इसमें जो होगा बहुत सारे पार्टिकल मिलकर बनी होगी। बोलूं तो ये जो बॉडी है मैं इसको बॉडी मानता हूं। अगर ये बॉडी है तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, ना कि एक पार्टिकल से मिलकर। बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। उसी प्रकार से मैं बात करता हूं रिजिड बॉडी, ये भी एक बॉडी है। अगर ये बॉडी है तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। जी हाँ, अगर ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी तो रिजिड बॉडी ये कहती है कि मान मेरे लाल ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को मैं अगर रिजिड बॉडी नाम देता हूं, रिजिड बॉडी बोलूं तो मैं अगर दृढ़ पिंड इसे कहता हूं, तो दृढ़ पिंड कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा निकाय है, वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। जी हाँ, लेकिन रिजिड बॉडी ये कहती है कि उसके जो पार्टिकल हैं, रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल हैं, अगर मैं उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, कोई बाहरी बल लगा दूं,
बाहरी बल लगा दूं, अगर मैं एफ एक्सटर्नल लगा दूं, बाहरी बल लगाने पर इस जो पार्टिकल है उनकी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आए, उनकी डिस्टेंस में कोई भी बदलाव नहीं आए, उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय, एक ऐसी बॉडी जो बहुत यानी कि भिन्न भिन्न पार्टिकल से मिलकर बनी है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, लेकिन अगर मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, बाहरी बल लगा दूं, तो मेरे लाल जो पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस में कोई भी बदलाव नहीं आए। तो इस प्रकार की बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं, दृढ़ पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड कहते हैं। एक बार फिर समझो, यानी कि कोई भी बॉडी होगी तो एक पार्टिकल से मिलकर तो बनी नहीं होगी, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो इसमें भी बॉडी, रिजिड बॉडी जो है उसमें बहुत सारे पार्टिकल है, लेकिन रिजिड बॉडी ये कहती है अगर मेरे अंदर पार्टिकल हैं तो उन पार्टिकलों पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उन पार्टिकलों की डिस्टेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, कोई भी बदलाव नहीं आए, उस बॉडी को क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कह सकते हैं। कहने के मतलब लिखने के लिए चाहो तो लिख सकते हैं, किसी भी कोई भी बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, बहुत सारे पार्टिकल, बोलूं तो कण पार्टिकल से मिलकर बनी है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर कणों की दूरी पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी बात करूं तो दृढ़ पिंड कहते हैं। कैसे? मान मेरे लाल, ये कोई एक बॉडी है, मैं बॉडी ना मान, तू सिस्टम मान, एक सिस्टम मान, यानी कि सिस्टम के कहने का मतलब एक कोई वो मान ले निकाय। क्या मान ले? निकाय। ये मेरा क्या है? एक सिस्टम है, सिस्टम बोलूं तो एक निकाय है। अगर ये निकाय या बॉडी है तो ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, इस पार्टिकल पे अगर मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं तो इन जो पार्टिकलों की डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस r1 है तो इन दोनों सभी पार्टिकलों की जो डिस्टेंस होगी वो भी r1 ही होगी, क्योंकि रिजिड बॉडी ये कहती है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर पार्टिकल की डिस्टेंस में कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो इस प्रकार की बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। देख, अगर जरूरी नहीं है कि मैं एक सर्कल ही मानूं, मैंने मान मेरे लाल, मैंने एक इस प्रकार की मैंने आकृति ली, इस प्रकार की आकृति ले ली, ठीक, कोई डाउट? इस प्रकार की आकृति ले ली। अगर मैंने इस प्रकार की आकृति ले ली, मैं इसको अगर बॉडी नाम देता हूं, बॉडी या सिस्टम नाम देता हूं, सिस्टम बोलूं तो एक निकाय नाम देता हूं, तो ये निकाय, एक सिस्टम, एक बॉडी क्या एक पार्टिकल से मिलकर बनी होगी? नहीं, एक पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी होगी, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे। जब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो रिजिड बॉडी ये कहती है अगर इन दोनों पार्टिकलों की डिस्टेंस r1 है तो इन सभी पार्टिकलों की जो डिस्टेंस होगी वो भी r1 ही होगी, क्योंकि रिजिड बॉडी ये कहती है बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देने पर भी जो हमारे पार्टिकल होते हैं उनकी डिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की बॉडी को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड यानी कि रिजिड बॉडी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको रिजिड बॉडी का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब चलते हैं चैप्टर की शुरुआत पर। अब करते हैं चैप्टर की शुरुआत धमाकेदार एंट्री के साथ। जो टॉपिक है, अगर रोटेशनल मोशन स्टार्टिंग करता है कोई टीचर तो डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास से करता है, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन नहीं बताता है क्या होता है रोटेशनल मोशन, आखिर में क्या होती है रिजिड बॉडी। लेकिन अब मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूं जो सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र से लेकर। तो देख मेरे
लाल अब मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग करूंगा कि क्या होता है चैप्टर, यानी कि चैप्टर की स्टार्टिंग है मेरी द्रव्यमान केंद्र से। द्रव्यमान केंद्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है सबसे पहले समझ मेरे लाल। मैं एक यहां पर व्यक्ति खड़ा हूं, मैं अपना अगर सेंटर ऑफ मास की बात करूं, अपने सेंटर की मास सेंटर की बात करूं, तो मेरा सेंटर कहां है, मेरा सेंटर कहां है। अगर मैं एक व्यक्ति हूं, एक अगर व्यक्ति हूं तो मेरा कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। अगर मैं अपने सेंटर की बात करूं तो मेरा नाभि, नाभि जो होता है वो अपना सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर। अगर मैं इसी की बात करूं सेंटर ऑफ मास, ये एक कोई लकड़ी है, ये कोई लकड़ी है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। सेंटर ऑफ मास बोलूं तो बीच में होता है, बिल्कुल बीच में। मैं अगर इसका सेंटर ऑफ मास दिखाऊं तो सेंटर ऑफ मास इसका ये है, सेंटर ऑफ मास इसका ये है। क्लियर, सेंटर ऑफ मास इसका ये है। ठीक, अगर मैं यहीं पर बात करूं, कोई पतली छड़ लेता हूं, कोई पतली छड़ लेता हूं, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। मान मेरे लाल ये कोई पतली छड़ है, ये कोई पतली छड़ है, जब ये पतली छड़ है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा। देख मेरे लाल, इसका सेंटर, ये इसका सिरा कैसा है, इसका सिरा ऊपर से कुछ चौड़ा है, ऊपर से कुछ चौड़ा, लेकिन मैं इस कवर को उठा दूं तो ऊपर से इसकी लंबाई यहाँ पर कम है, यहाँ से ऊपर से इसकी लंबाई कम है। जी हाँ बिल्कुल कम है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कुछ इस तरफ होगा, जिधर मास ज्यादा होगा, जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ होता है, जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसी तरफ होता है। तो देख मेरे लाल, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। जब इसको मैंने कोई एक छड़ माना था, एक पतली छड़ माना था, उधर ही देख, उधर देख, मान ये कोई एक क्या है, चम्मच है, क्या है, चम्मच है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो देख इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सिरा पतला है लेकिन इसका पतला यहां से, इसकी यहां से लंबाई ज्यादा है लेकिन इधर लंबाई कम है, लेकिन इधर चौड़ाई बोलो तो मास बोलो, इधर मास ज्यादा है इसकी अपेक्षा। तो जिधर मास होगा उधर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, जिधर मास होगा ज्यादा होगा उधर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सेंटर ऑफ मास समझ में आ रहा होगा। अभी डिफाइन करता हूं क्या होता है सेंटर ऑफ मास। एक मिनट रुकना, अभी एक मिनट रुकना। सेंटर ऑफ मास, अब देख मेरे लाल, सेंटर ऑफ मास को समझाता हूं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, देख मैंने सबसे पहले एक पतली छड़ ली थी, सबसे पहले एक पतली छड़ ली थी, ये ले ली, पतली छड़ ले ली। दूसरा जो सेकंड मैंने लिया था, सेकंड मान मेरे लाल एक कुछ इस प्रकार की मैंने आकृति ले ली, कुछ इस प्रकार की आकृति लेना चाहता हूं, जो मैंने आकृति इस प्रकार की ले ली। ठीक है, अगली जो मैं आकृति लेना चाहता हूं वो मेरी आकृति है, वो मेरी आकृति रहेगी कुछ इस प्रकार, इस प्रकार। ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी मान ले चम्मच। ठीक, अब मैं सेंटर ऑफ मास की बात करता हूं। एक ले मैंने सर्कल भी ले लिया, एक मैंने सर्कल भी ले लिया। अब मैं सेंटर ऑफ मास की बात करता हूं कि सेंटर ऑफ मास क्या कहलाता है। सेंटर ऑफ मास, ये कोई चढ़ है, सेंटर ऑफ मास इसका बीच में होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। ये क्या है, एक कोई ऐसी आकृति जब है इधर की ओर पतला है, बोलो इधर की ओर पतला, इधर की ओर चौड़ा है, तो इसका मास किधर ज्यादा होगा, मास बोलो तो इधर ज्यादा होगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जिधर मास ज्यादा होता है तो सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा इसका। क्लियर। अगर ये चम्मच का बोलो तो इधर इसकी लंबाई लेंथ इधर ज्यादा है लेकिन मास किधर ज्यादा है, मास इधर ज्यादा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। क्लियर। सर्कल का सेंटर ऑफ मास ये है, इसका ये सेंटर होता है। ठीक है, अब सेंटर कहता क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या कहता है। सेंटर ऑफ मास कहता है, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी, किसी सिस्टम का एक ऐसा बिंदु, ध्यान से सुनना मेरी बात, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी, किसी सिस्टम का एक ऐसा बिंदु
जहां पर उस पूरे बॉडी, उस पूरे सिस्टम का संपूर्ण निकाय केंद्रित हो, संपूर्ण निकाय केंद्रित हो। फिर सुन एक बार, फिर सुन मेरे लाल एक बार, कि किसी सेंटर ऑफ मास, किसी बॉडी, किसी सिस्टम, बोलो तो किसी निकाय का एक ऐसा बिंदु जहां पर उस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो। एक ऐसा बिंदु, सेंटर ऑफ मास, किसी बॉडी, किसी निकाय, किसी सिस्टम का एक ऐसा बिंदु जहां पर उस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। मान ले कि लिखने के लिए किसी बॉडी का एक ऐसा बिंदु जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्लियर? किसी बॉडी, किसी सिस्टम, किसी निकाय का एक ऐसा बिंदु जहां पर संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्रित हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ये कोई एक छड़ है, एक रॉड है, इसका अगर सेंटर ऑफ मास ये है, तो इस सिस्टम, इस जो छड़ है, इस छड़ का जो संपूर्ण द्रव्यमान है उस सेंटर ऑफ मास पे क्या है? केंद्रित है। केंद्रित किस पे? सेंटर ऑफ मास पे। अगर इस छड़ का ये सेंटर ऑफ मास है तो केंद्रित किस पे मेरे लाल? सेंटर ऑफ मास पे। इस छड़ का संपूर्ण जितना द्रव्यमान है वो इस सेंटर पे क्या है? केंद्रित है। ठीक। अगर मैं इस बोतल की बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर की साइड होगा? ऊपर की बात करूं तो इधर पतला है, इधर चौड़ा है, तो मास किधर ज्यादा होगा? नीचे की तरफ। अगर मास नीचे की तरफ होगा तो सेंटर ऑफ मास भी इसका कहां होगा? नीचे की तरफ ही होगा, सेंटर ऑफ मास। क्लियर? अब देख मेरे लाल, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्लियर हुई। ठीक। यहां से क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चन पूछा कहां से जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है जब n कणों का द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश पूछा जाता है। n कणों का द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। जब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछा जाता है, पोजीशन वेक्टर कब? जब n कण हो तब पोजीशन वेक्टर पूछा जाता है। मान मेरे लाल, ये कोई x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये इसका मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु से कुछ इधर की ओर गया, एक इधर की ओर गया, और एक ये गया, और एक ये निकल गया सीधा, अब देख मेरे लाल, अब देख सेंटर ऑफ मास क्या कहता है? ये सेंटर ऑफ मास है, ये मैंने मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास है। जब ये सेंटर ऑफ मास है तो ये जो छड़ है मैं इसको M1 मानता हूं, और ये दूसरी जो छड़ है उसको मैं M2 मानता हूं, और तीसरी जो छड़ है वो M3 मानता हूं। वो क्या मानता हूं? M3 मानता हूं। अब देख ये इसका क्या है? मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो मैंने मान ली क्या है? R1 है। क्या है? R1 वेक्टर है। ठीक है। अगर मैंने यहां से मूल बिंदु से यहां तक की दूरी, अगर इसका द्रव्यमान M2 माना है तो इसकी डिस्टेंस भी कोई ना कोई होगी, इसकी डिस्टेंस मान ली R2 वेक्टर है। क्या है? R2 वेक्टर। ठीक उसी प्रकार इसकी सिस्टम की मैंने R3 वेक्टर मान ली। ठीक है। इसे ये पूरा निकाय है। जब ये निकाय है तो इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास की मैंने दूरी मान ली R वेक्टर। ये जो R वेक्टर है यही है मेरे लाल पोजीशन वेक्टर, यही है मेरा पोजीशन वेक्टर। यही निकाल के दिखाऊंगा कि क्या होता है पोजीशन वेक्टर। जब n कर दिए हो तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है? तो देख, इसमें पूरे सिस्टम की बात करूं तो एक सिस्टम है, एक निकाय है। यस या नो?
यस या नो, ये एक सिस्टम है? जी हाँ, ये सिस्टम है। सिस्टम है, एक निकाय है। जब ये निकाय है तो क्या एक पार्टिकल से मिलकर बना होगा? नहीं, एक पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होगा, क्योंकि अभी पीछे पढ़ा के आया हूं, ये जो भी बॉडी होती है वो किसी एक पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी होती है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। अगर उन पार्टिकलों पर मैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं तो उन पार्टिकलों की डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आता है। इसी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। जब ये सिस्टम है तो देख मेरे लाल, अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को निकालना चाहता हूं तो पहले की जो मास है m1, उसकी जो डिस्टेंस है r1 वेक्टर प्लस दूसरे की m2 द्रव्यमान है और r2 उसकी डिस्टेंस है प्लस तीसरे की मैं बात करना चाहूंगा m3 और r3 वेक्टर। ऐसे ही कितने हैं मेरे लाल? कितने हैं? n, mn और rn वेक्टर अपॉन द्रव्यमानों का एल m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 डॉट 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 प्लस mn। यही होता है इसका पोजीशन वेक्टर, यही होता है इसका पोजीशन वेक्टर। लेकिन मेरे लाल यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस हैं 10%। कितने? 10%। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट लपेटूंगा वहां से 99% क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। लेकिन यहीं पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दो कणों का द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होता है? तो देख मेरे लाल, अगर दो कणों के लिए निकालूं तो स्थिति सदिश ये होता है। तो पहला m1 दूरी r1 वेक्टर, दूसरा m2 दूरी r2 वेक्टर अपॉन द्रव्यमानों का एड m1 प्लस m2। यहाँ से 99% क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। यहाँ से जब दो कण दे दे और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछ ले तो r वेक्टर बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है इसका पोजीशन वेक्टर। लेकिन कंडीशन नंबर 3 से अगर क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं तो 101%। देख मेरे लाल, अगर इफ यदि m1 बराबर m2 बराबर m दे दे तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछ ले तो तब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा r वेक्टर बराबर m1 की जगह m और r1 की जगह r1 वेक्टर प्लस m2 की जगह m और r2 की जगह r2 अपॉन m1 की जगह m और m2 की भी जगह m। अब r1 वेक्टर m ऊपर से कॉमन ले लो, r1 वेक्टर r2 वेक्टर अपॉन 2m, m से m कैंसिल, तो मेरे लाल जो कॉन्सेप्ट निकला पोजीशन वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर अपॉन 2। यही है बापू, यही है क्वेश्चन। यहाँ से 101% क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं, 101%। यहाँ से अगर 10% पूछेगा तो यहाँ से 90% पूछ सकता है। वहीं मैं इसकी बात करूं तो 101% पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शन जो रोटेशनल मोशन का था, घूर्णन गति का जो भी इंट्रोडक्शन था वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका कल करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।